हेलो दोस्तों, पॉलिटेक्निक कैप्सूल के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे थे एनर्जी इफ़िशियंसी इन इलेक्ट्रिकल यूटिलिटीज़। इसमें अब तक हम लोगों ने पढ़ा है पंप के बारे में, उसके बाद हम लोगों ने जाना है कंप्रेसर के बारे में। अब आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एनर्जी कंजर्वेशन इन HVAC एंड रेफ्रिजरेटर। यहाँ पे रेफ्रिजरेटर रहेगा, रेफ्रिजरेटर सिस्टम के बारे में। ठीक है, सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि ये HVAC सिस्टम है क्या, ये क्या करता है और किस प्रकार से ये कार्य को आसान बनाता है। देखिए, HVAC का फुल फॉर्म होता है हीटिंग, वेंटिलेशन एंड एयर कंडीशनिंग। हीटिंग, वेंटिलेशन एंड एयर कंडीशनिंग क्रमशः थर्मोडायनेमिक्स, फ्लूइड मैकेनिक्स एंड हीट ट्रांसफ़र के सिद्धांत पर कार्य करता है। मतलब कि जो हीटिंग होता है वो थर्मोडायनेमिक्स के सिद्धांत पे कार्य करता है, वेंटिलेशन होता है वो फ्लूइड मैकेनिक्स के सिद्धांत पे कार्य करता है, और जो एयर कंडीशनिंग होता है वह हीट ट्रांसफ़र के सिद्धांत पर आधारित होता है। ये तीनों एक दूसरे से आपस में जुड़े होते हैं। बहुत अधिक गर्मी या सर्दी में मानव के सुखद अनुभव के लिए उपरोक्त तीनों का महत्व है। मतलब कि हमको सर्दियों के मौसम में हीटर का इस्तेमाल करना होता है, हीटिंग का इस्तेमाल करना होता है, और गर्मियों के मौसम में हमको एयर कंडीशनिंग का इस्तेमाल करना होता है। और सभी मौसमों में हम लोग वेंटिलेशन का ध्यान रखते हैं। वेंटिलेशन को हम लोग कायदे से पढ़ेंगे, इसका मतलब भी जानेंगे, तो आगे हम लोग देखते हैं। बिजली उत्पादन का 35% खर्च हीटिंग, वेंटिलेशन एंड एयर कंडीशनिंग में किया जाता है। रेफ्रिजरेशन एवं AC का मुख्य कार्य ताप को एक स्थान से अवशोषित करके दूसरे स्थान पर ले जाना अथवा विपरीत क्रिया से संबंधित होता है। मतलब AC और रेफ्रिजरेशन का काम क्या होता है? ताप को एक स्थान से अवशोषित करके दूसरे स्थान पर ले जाना, और या तो एक स्थान से अवशोषित एक स्थान पर देकर दूसरे स्थान से अवशोषित करना होता है। मतलब एक दूसरे के वाइस वर्सा ये चलते हैं। ठीक है, इस पे हम लोग बात करते हैं। दूसरा टॉपिक है हमारा एनर्जी इफ़िशियंसी रेशियो। एनर्जी इफ़िशियंसी एक रेशियो होता है जो किसके बीच में होता है? हीटिंग या कूलिंग उपयंत्र की एनर्जी इफ़िशियंसी रेशियो उष्मा या हीटिंग आउटपुट इन BTU मतलब ब्रिटिश ट्रेड यूनिट तथा पावर इनपुट का अनुपात होता है। मतलब हीटिंग आउटपुट एवं पावर इनपुट, कितना हम हीट ले रहे हैं और कितना हम पावर सप्लाई दे रहे हैं, उन दोनों का अनुपात होता है। यदि AC का, एयर कंडीशनिंग का ER अधिक हो तो AC अधिक कुशल मानी जाती है। मतलब कि इन दोनों का अनुपात जो है, आउटपुट हीट और इनपुट पावर का अनुपात अधिक है, तो इसका मतलब कि जो हमारा AC है, एयर कंडीशनिंग हमने उपयोग में लाया है, वो अधिक कुशल है, अधिक दक्षता वाली है। ये देखिए, सारे ये जो चैप्टर है ये ज़्यादातर थियोरेटिकल चैप्टर है, इसमें हमको ज़्यादातर थियोरेटिकल ही समझना पड़ेगा। अब देखिए, तीसरा पॉइंट है हमारा एनर्जी सेविंग अपॉर्चुनिटीज़ इन हीटिंग एंड एयर कंडीशनिंग। मतलब कि एनर्जी को किस प्रकार से सेव किया जा सकता है हीटिंग और एयर कंडीशनिंग में। तो इसमें कुछ पॉइंट दिए गए हैं जिसको जानना आपको बेहद ज़रूरी है। जब आवश्यक हो तभी हीटिंग, वेंटिलेशन एंड एयर कंडीशनिंग का प्रयोग करना चाहिए। दूसरा पॉइंट है, जब HVAC का उपयोग हो रहा हो तो कमरे बंद होने चाहिए। मतलब जब आप हीटिंग का उपयोग कर रहे हैं, हीटर जलाए हुए हैं, या वेंटिलेशन का उपयोग कर रहे हैं, या एयर कंडीशनिंग का उपयोग कर रहे हैं, तो उस समय हमारा जो रूम है वो क्लोज होना चाहिए, जिससे कि या तो AC का जो ठंडी हवा है या हीटिंग का जो गर्म हवा है वो बाहर नहीं जाने पाए। तीसरा, मौसम के अनुरूप तापमान को संयोजित करके भी हम लोग इसका सेविंग कर सकते हैं, एनर्जी का सेविंग कर सकते हैं। थर्मोस्टेट का प्रयोग करना चाहिए। पहले तो ये जान लीजिए थर्मोस्टेट होता क्या है। थर्मोस्टेट एक सेंसिंग डिवाइस होता है जो कि सेंस करता है हीट को, ऊष्मा को सेंस करता है, और
ऊष्मा को सेंस करके इसका आउटपुट जो है रिले को जाता है, और रिले किसी भी इक्विपमेंट को, मान लीजिए एसी है या हीटर है, उसको ऑन ऑफ करने का कार्य करता है। पांचवा है पंखों का प्रयोग उचित रूप से करके। पंखों का प्रयोग हम लोग उचित रूप से इस प्रकार से कर सकते हैं कि अगर हम लोग कमरे में हैं तो पंखा चलना चाहिए, अगर कमरे में नहीं है तो उसमें पंखा नहीं चलना चाहिए। ठीक है। अवधि से बचकर, मतलब कि जब हमारा मैक्सिमम डिमांड होता है एसी का, रेफ्रिजरेटर का, हीटिंग का, पंखे का, मतलब जितने भी विद्युत उपकरण हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए कि सभी इक्विपमेंट जो है एक साथ आप ऑन कर दीजिए। आप आवश्यकता अनुसार उसको ऑन ऑफ कर सकते हैं। ठीक है। सातवां है फिल्टर का मेंटेनेंस करके। देखिए, जो जैसे हीटर ही होता है ना, तो आप लोग ऑटोमेटिक जब हीटर लेते हैं तो उसमें फिल्टर लगा होता है। वेंटिलेशन ही होता है तो शुद्ध हवा करने के लिए वेंटिलेशन में फिल्टर लगाया जाता है। एसी में भी हम लोग फिल्टर लगा के रखते हैं। तो जो फिल्टर लगा होता है इक्विपमेंट में, उसको साफ करके, साफ सुथरा करके इसका हम लोग उपयोग करते हैं, तो हम लोग को ज़्यादा इफ़िशियंसी के साथ में उसका आउटपुट मिलता है, चाहे हीटर हो, चाहे वेंटिलेशन हो, चाहे एयर कंडीशनिंग हो। ठीक है। अनावश्यक प्रकाश के उपयोग, अनावश्यक प्रकाश का उपयोग न करके, यहाँ पर ना करके रहेगा, ना करके, ये यहाँ पे ना करके, मतलब कि प्रकाश, जब हमको प्रकाश की आवश्यकता हो तभी हम लोग प्रकाश, जैसे बल्ब का उपयोग करें या अनदर ट्यूबलाइट का या एलईडी लाइट का प्रयोग करें। ठीक है। हमको ऊर्जा दक्ष उपकरण का प्रयोग करना चाहिए। आपको पहले ही बताया गया है कि जितने भी बिजली के उपकरण होते हैं उनकी एक रेटिंग की जाती है, और जिनका रेटिंग, जिस भी इक्विपमेंट का रेटिंग अधिक होता है, वो कम ऊर्जा खपत करके अधिक आउटपुट देने का कार्य करते हैं। तो ठीक है, तो हम लोग यहाँ से जाने हैं कि ऊर्जा दक्ष उपकरणों के प्रयोग करके भी हम लोग एनर्जी का बचत कर सकते हैं। उचित क्षमता के HVAC का प्रयोग करके। उचित क्षमता मतलब कमरे के आकार पर डिपेंड करता है कि आप कितने किलोवाट का हीटर लगाएंगे, कितने टन का एसी लगाएंगे, और कितने क्षमता का वेंटिलेशन लगाएंगे। ठीक है। 12वां पॉइंट है भवन को इंसुलेट करके। आपने हीटिंग चलाया, कमरे का दरवाज़ा खोल दिया, तो हीट कम मिलेगा ना हमको। तो इस प्रकार से हम लोग एसी को भी, कमरे को इंसुलेट करके इन सब की दक्षता का सही इस्तेमाल कर सकते हैं। VFD का प्रयोग करके। VFD एक ऐसा उपयंत्र होता है, यंत्र होता है, जिसके माध्यम से किसी मोटर की गति को कम या अधिक कर सकते हैं फ्रिक्वेंसी के हिसाब से, और इसका पूरा नाम है वेरिएबल फ्रिक्वेंसी ड्राइव। ये मोटर के गति को कंट्रोल करता है फ्रिक्वेंसी के द्वारा। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे वेंटिलेशन। वेंटिलेशन क्या होता है? देखिए, हम लोग अपने घरों में दरवाज़ा लगाते हैं, खिड़की लगाते हैं, रोशनदान लगाते हैं। ये सब क्यों लगाते हैं? ये मात्र वेंटिलेशन के लिए ही लगाते हैं। जैसे कि अगर हम लोग खिड़की और रोशनदान का उपयोग कर रहे हैं तो होता क्या है कि एक तरफ से वायुमंडल का हवा आता है, और जो अंदर हवा हो रहता है, जो अंदर पे हवा रहता है, वो धीरे धीरे क्या होता है, अशुद्ध होता रहता है। उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है और वो गर्म होने लगता है, हवा गर्म होने लगता है। तो वेंटिलेशन का कार्य यही है कि एक स्थान से हवा अंदर आए, दूसरे स्थान पर गर्म हवा बाहर जाए। मतलब कमरे में दरवाजे से मान लीजिए कि हवा अंदर आ रहा है, तो खिड़की के माध्यम से जो कमरे का हवा है वो बाहर जा रहा है। इसको हम लोग टेक्निकल लैंग्वेज में कैसे लिखेंगे, इसको हम लोग जान लेते हैं। इस प्रक्रिया में प्राकृतिक या यांत्रिक विधि से वायु को लिया जाता है तथा छोड़ा जाता है। इस प्रक्रिया में वायुमंडल की हवा को शुद्ध करके भवन के अंदर लिया जाता है तथा भवन की वायु गर्म या वह अशुद्ध हवा को बाहर छोड़ा जाता है। और ये दो प्रकार की होती है। पहला मैकेनिकल या फोर्स वेंटिलेशन, और दूसरा होता है नेचुरल वेंटिलेशन। अब हम लोग देखते हैं मैकेनिकल या फोर्स वेंटिलेशन।
इस प्रणाली में अंदरूनी हवा की गुणवत्ता को नियंत्रित करने के लिए इस प्रणाली में अंदरूनी हवा की गुणवत्ता को नियंत्रित किया जाता है। मतलब कि कमरे के अंदर का जो हवा है उसकी गुणवत्ता को नियंत्रित किया जाता है। इसमें यांत्रिक मशीनों द्वारा भवन के अंदर की अशुद्ध हवा को निष्कासित किया जाता है। इससे भवन के अंदर के तापमान को नियंत्रित किया जाता है। इसमें ऊर्जा की खपत अधिक होती है। देखिए, यांत्रिक वेंटिलेशन या मैकेनिकल या फोर्स वेंटिलेशन में हम लोग भिन्न भिन्न इक्विपमेंट का उपयोग कर सकते हैं। जैसे एग्जिस्ट फैन हुआ। एग्जिस्ट फैन आप लोग देखते होंगे किसी किचन में आप लोग देखते होंगे, या डॉक्टर जहाँ पे हॉस्पिटल वगैरह होता है वहाँ पे आप देख सकते हैं, नहीं तो किसी भी गवर्नमेंट ऑफिस में आप देखते हैं कि सबसे ऊपर में एक झरोखा कटा होता है, उसमें क्या लगा होता है, उसमें एक फैन लगा होता है जिसको हम लोग एग्जिस्ट फैन कहते हैं। उसका कार्य ये होता है कि वो अंदर की हवा है, जो घर के अंदर की हवा है, उसको वो सक्शन करके उसको बाहर में निकाल देता है। जिससे क्या होता है कि जो वायुमंडल का हवा है, पंखा क्या करता है, वो धीरे धीरे अंदर के हवा को, भवन के अंदर के हवा को बाहर निकालता है और दूसरे स्थान से वायुमंडल की शुद्ध और जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होती है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम होती है, वो घर के अंदर में प्रवेश करता है। ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं नेचुरल वेंटिलेशन। इस प्रणाली में भवन के अशुद्ध हवा को बाहर निकालने के लिए भवन में खिड़कियों और दरवाजे को खोलना पड़ता है, जिससे वायुमंडल की शुद्ध हवा अंदर आकर अंदर के गर्म एवं अशुद्ध हवा को बाहर कर देता है। वही बात हुआ। मतलब हम लोग खिड़कियां और दरवाज़ा इसलिए लगाते हैं, खिड़कियां, दरवाज़ा, रोशनदान इसलिए लगाते हैं क्योंकि वायुमंडल का हवा अंदर आ सके और अंदर का जो गर्म और अशुद्ध हवा है वो बाहर जा सके। ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं एयर कंडीशनिंग, एसी। एसी का कार्य क्या होता है वो भी हम लोग देखेंगे। यह प्रक्रिया ताप के निष्कासन द्वारा होती है। एसी के द्वारा किसी बंद स्थान पर तापमान, नमी, वायु के संचार एवं शुद्धता को इस प्रकार नियंत्रित किया जाता है जो वहाँ पर कार्य करने वाले व्यक्तियों को आराम पहुँचा सके, नाजुक इंस्ट्रूमेंट की प्रचालन में बढ़ोतरी हो सके, दवाइयों को खराब होने से बचाया जा सके, उत्पादकता में बढ़ोतरी हो। देखिए, एसी क्या होता है। एसी एक ऐसा विद्युत उपकरण है जिसकी सहायता से किसी स्थान को ठंडा किया जाता है। कैसे कि उस स्थान को पहले तो ठंडा करते हैं, उसके बाद ठंडा करने से जो नमी आती है उसको भी हम लोग अवशोषित करने का कार्य एसी द्वारा करते हैं। एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये जो कमरे का या भवन का तापमान है उसको नियंत्रित करता है। अब इसमें क्या क्या होते हैं, इसमें एक फ़ैन होता है, पंखा होता है, एयर कंडीशनिंग यूनिट होती है जिसमें गैसेज वगैरह भरी रहती हैं, उसके बाद डक्ट्स होती हैं जो पाइप नलियाँ होती हैं। आप लोग अगर आपके घर में एसी होगा तो आप लोग देखते होंगे कि एसी का एक पार्ट तो घर के अंदर में लगा होता है और दूसरा पार्ट छत के ऊपर में लगा होता है। तो वहाँ से पाइप के माध्यम से एयर को, गर्म एयर को, जो घर के अंदर का जो हवा है उसको बाहर किया जाता है उस पाइप के माध्यम से। ठीक है। और उसके बाद एक फ़िल्टर होता है। फ़िल्टर जो हवा हम लोग अंदर से ले रहे हैं उसको फ़िल्टर करके फिर वो बाहर में देता है या बाहर की हवा को अंदर लेता है। ठीक है। अब हम देखेंगे कि क्लासिफिकेशन ऑफ एसी। एसी कितने प्रकार का होता है। देखिए, एसी जो है 3 प्रकार का होता है। एसी जो है 3 प्रकार का होता है। 3 प्रकार के आधार पर उसको बांटा गया है। उद्देश्य के आधार पे, तो उद्देश्य के आधार पे एसी को 2 भागों में बांटा गया है। कंफर्ट एसी, इसका उपयोग भवन, ऑफिस, होटलों आदि में किया जाता है। जो कंफर्ट एसी होता है आमतौर पर सबको ये देखने के लिए मिल जाता है। इंडस्ट्रियल एसी, इंडस्ट्रियल एसी इसका उपयोग मशीनों को बिना त्रुटि के प्रयोग करने के लिए किया जाता है। मतलब मशीनों को, जो सेंसिटिव मशीनें होती हैं उनको ठंडा रखता है जिससे कि वो ज़्यादा हीट ना हो पाए, उसके अंदर जो भी कम गलनांक की वस्तुएं हैं वो गल ना जाएं। इसके लिए हम लोग इंडस्ट्री में एसी का प्रयोग करते हैं। मौसम के आधार पे,
तो मौसम के आधार पे इसको 3 भागों में बांटा गया है। विंटर एसी मतलब शीतकालीन जो एयर कंडीशनिंग होता है, इस एसी का प्रयोग वायु की ऊष्मा के साथ ड्राइनेस बढ़ाने के लिए किया जाता है। जो विंटर एसी का प्रयोग किया जाता है वो क्या करने के लिए किया जाता है, हवा की ऊष्मा और उस हवा को ड्राई बनाता है, सूखा बना देता है, बनाने के लिए किया जाता है। उसके बाद समर एसी ग्रीष्मकालीन एयर कंडीशनिंग, इसका प्रयोग किसी स्थान की हवा की ऊष्मा एवं नमी को कम करने के लिए किया जाता है। समर एसी का उपयोग हम लोग किस लिए करते हैं, ऊष्मा जो एयर है, घर के अंदर में जो एयर है उसकी ऊष्मा को कम करने के लिए किया जाता है। और एक होता है ईयर राउंड एसी, इसका उपयोग सभी मौसम के अनुसार वायु की दिशा और दशा को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। ये सभी मौसम में कार्य करता है, मतलब कि अगर गर्मी का मौसम है तो क्या करेगा, ये हवा को ठंडा करेगा। अगर ठंडी का मौसम है तो ये क्या करेगा, हवा को गर्म करेगा। ठीक है। तीसरा है प्लांट के आधार पे, मतलब इसका प्लांटेशन कहाँ कहाँ पे कर सकते हैं। जैसे खिड़की में लोग एसी लगाते हैं, उसके बाद फर्श में कभी कभी आप लोग देखते होंगे जहाँ पर फिल्म थिएटरों में क्या होता है कि नीचे फर्श के साइड में एसी लगा होता है जो ऊपर की साइड में ठंडी हवा को फेंकता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं सेंटर में, कभी कभी आप लोग देखते हैं कि किसी ऑफिस में आप लोगों ने देखा होगा कि जो छत होता है, जो रूफ होता है, उसके सेंटर में ही एक एसी स्थापित किया जाता है जो कि ठंडा हवा देने का कार्य करता है। ठीक है। तो विंडो टाइप एसी में क्या होता है, एसी को सरलता से खिड़की में लगाने के कारण इसे विंडो टाइप एसी कहते हैं। यह आधा टन से 2 टन हो सकता है। टन क्या है, टन एसी का आउटपुट का मात्रक होता है, टन। ठीक है। उसके बाद दूसरा है पैकेज्ड या कंसोल टाइप एसी। इस प्रकार की एसी को कमरे के फर्श पर लगाया जाता है। जो कंसोल एसी होता है उसको कमरे के फर्श पर लगाया जाता है। इसकी क्षमता 3 टन से 5 टन हो सकती है। तीसरा है सेंट्रल एसी। इस प्रकार की एसी को कमरे के मध्य में लगाया जाता है। इसकी क्षमता 25 टन से अधिक होती है। ठीक है। आगे हम लोग पढ़ते हैं रेफ्रिजरेशन। रेफ्रिजरेशन, आप लोग घर में फ्रिज यूज करते होंगे तो उसी का टेक्निकल नाम है रेफ्रिजरेशन। रेफ्रिजरेशन का तात्पर्य किसी वस्तु या स्थल का तापमान आसपास के वातावरण की अपेक्षा निम्न तापमान पर लाया जाता है। रेफ्रिजरेशन की प्रक्रिया में जिस वस्तु को ठंडा रखते हैं उससे निरंतर ताप निष्कासित किया जाता है। मान लीजिए हमने फ्रिज में पानी को रखा है, अब फ्रिज क्या करेगा, उस पानी की ऊष्मा को धीरे धीरे निष्कासित करने का कार्य करता रहेगा, जिससे पानी एक समय में बहुत ठंडा हो जाता है और वह बर्फ के समान दिखने लगता है। रेफ्रिजरेशन की कार्यप्रणाली 2 प्रकार की हो सकती है। पहला, वेपर कंप्रेसर रेफ्रिजरेशन सिस्टम, मतलब कि जो भाप है, जो वेपर है, उसको हम लोग कंप्रेस्ड करते हैं। कंप्रेस्ड मतलब दबाव उसके ऊपर डालते हैं, जिससे क्या होता है इसको हम लोग आगे देख रहे हैं। इस प्रणाली में वाष्प को, जो वेपर है, जो स्टीम है, उसको प्रशीतक मतलब रेफ्रिजरेटर की तरह उपयोग करते हैं। यदि वाष्प की अवस्था में परिवर्तन संभव है तो इसे वाष्प से द्रव या द्रव से वाष्प में परिवर्तित किया जा सकता है। जब वाष्प का वाष्पीकरण किया जाता है तो यह शीत पिंड से गुप्त ऊष्मा अवशोषित करती है, जिससे यह द्रव से वाष्प में परिवर्तित हो जाती है। संघनन में यह ताप निष्कासित करती है, जो कि ठंडा करने में प्रयोग में लाया जाता है। तो यहाँ पर आप लोगों को देखने के लिए मिला है कि जो वाष्प से द्रव में, देखिए हम किसी भी वाष्प को कंडेंस करके द्रव में बदल सकते हैं या द्रव को गर्म करके हम लोग वाष्प में बदल सकते हैं। ठीक है। जब वाष्प का वाष्पीकरण किया जाता है तो यह शीत पिंड से, जब वाष्प का वाष्पीकरण किया जाता है
मतलब कि जब वाष्प का हम लोग गर्म करते हैं तो ये क्या करता है, अब गर्म करने के बाद वो क्या करता है कि गुप्त यह शीत पिंड से जो उसके अंदर की गुप्त ऊष्मा है, गुप्त ऊष्मा का मतलब कि जो उसके जो बाहर से उसका टेम्परेचर है वो नहीं, जो उसके अणुओं में टेम्परेचर है उसको क्या करता है, अवशोषित करने लगता है, जिससे यह द्रव से वाष्प में परिवर्तित हो जाता है। संघनन में यह ताप निष्कासित करता है। जब इसका संघनन, संघनन मतलब बूंदों के रूप में बदलने लगता है, तो यह क्या करता है, ताप निष्कासित करता है, जो कि ठंडा करने में उपयोग में लाया जाता है। अब देखिए दूसरा क्या मेथड है, दूसरा मेथड है वेपोर अब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम, मतलब वाष्प अवशोषण रेफ्रिजरेशन सिस्टम। कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं कि एक तापमान एवं दाब पर उनकी दूसरे पदार्थ में अवशोषित होने की प्रवृत्ति अधिक होती है, परंतु अन्य ताप एवं अन्य दाब पर उनकी दूसरे पदार्थों में अवशोषित होने की प्रवृत्ति बहुत कम होती है। इसी सिद्धांत का प्रयोग वाष्प अवशोषण प्रणाली में होता है। सामान्यतः यह प्रशीतक इकाई ऊष्मा प्रचालित इकाई है और इसमें प्रशीतक को बारी बारी से अवशोषित एवं मुक्त किया जाता है। इसके मुख्य अवयव जनरेटर, सेपरेटर एवं अवशोषक होते हैं। प्रशीतक के रूप में विभिन्न द्रवों का मिश्रण प्रयोग किया जाता है। जो रेफ्रिजरेटर है, प्रशीतक का अवयव है, उसके लिए हम लोग विभिन्न द्रवों का मिश्रण प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। आगे का वीडियो देखने के लिए आप लोग कंटिन्यू हमारे पॉलिटेक्निक कैप्सूल चैनल को विजिट करते रहिए, और ये लेक्चर आपको अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने का कार्य करिए, जिससे कि अधिक से अधिक छात्रों का इससे लाभ हो और वो एग्ज़ाम में कुछ अच्छा करें। ठीक है, तो धन्यवाद।